सादिया आबिद के यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन और सामीन, आज आप सबकी वज़ारतों और समातों की नज़र हम की नावल करने जा रहे हैं। इसका उन्वान है हिज्र यारा। नावल का आगाज़ करने से पहले कुछ नावल के बारे में बताते चलें। नावल हिज्र यारा सादिया आबिद ने लिखा है। हिज्र यारा एक ऐसी लड़की की कहानी है जो घर भर की लाडली है, लेकिन किस्मत के वार इसे इसकी मोहब्बत से दूर कर गए और इसके नसीब में हिज्र लिख गए। इस नावल में आयकीद लकारी का किरदार बहुत अहम है, लेकिन इसकी खुदगर्जी ने इसे सानवी हैसियत के दर्जे पर पहुंचा दिया है। अब आपको ज़्यादा इंतज़ार करवाए बिना नावल शुरू करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको पसंद आएगा। नावल हिज्र यारा। कलम सादिया आबिद। इकरा, तुम्हें बड़े पापा बुला रहे हैं। मैं जो काउच पर बैठी बेदली से मैगजीन के सफ़ात पलट रही थी, भारी मर्दाना आवाज़ पर चौंक उठी थी। नज़र उठाकर आवाज़ के ताक़ुब में देखा था। सामने ही तो आयकीद लकारी अपनी शानदार वजी शख्सियत के साथ खड़ा था। इसको देखकर हमेशा की तरह दिल धड़क उठा था और हर मंजर, हर हिस्स बस मंजर में चली गई थी। हाथ से मैगजीन छूटा था और मैं इसे टुकुर टुकुर देख रही थी। दिल इस शख्स के सामने सजदा रेज़ था जो मेरी तरफ एक निगाहें गलत डालना भी गोया अपनी तौहीन समझता था। मेरी आंखें भीगने लगी थी कि मेरी हैरत की इस वक्त कोई इंतहा ना रही थी जब वो दुश्मनी जा कदरे झुका था। हम दोनों की निगाहें टकराई थी और मेरे कुछ समझने से कबल इसने मुझे बाजू से पकड़कर अपने मुकाबिल खड़ा कर लिया था। मैं शशदुर निगाह से इसके सर्द तासुरात वाले तीखे नक से मुज़य्यन चेहरे को देख रही थी। इकरा जब्बार खान, तुमसे शदीद नफरत है मुझे। ख्वाबों और ख्वाहिशों के महल मस्मार होते चले गए थे। जिस शख्स के मुंह से मोहब्बत का इजहार, मोहब्बत के गीत सुनने चाहे थे, आज वो नफरत का इजहार करता मुझ गोया जिंदा दरगोर कर गया था। मेरे लब कांपे थे मगर लब से आवाज़ न निकल पाई थी। मैं भीगी आंखों से इसे देख रही थी कि इसे एक झटके से मेरा बाजू आज़ाद किया था। मैं बुरी तरह लड़खड़ाई थी और इस बेरहम शख्स की जानिब देखने लगी थी। इसी वक्त वो झुका था और मेरे समझने तक कोई शय मेरे चेहरे से टकराती ज़मी बोस होती चली गई थी। मैंने एक नज़र आयकीद लकारी पर डालकर कदमों की जानिब देखा था। मेरे कदमों में वो तस्वीर पड़ी थी जो आयकीद लकारी ने गुस्से में मेरे मुंह पर मारी थी, मगर मैं वजह समझने से कासिर थी। तभी इसका पहले से कहीं ज़्यादा सर्द लहजा गूंजा था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें इकरा, मेरी निगाह में हो और गैर मर्दों की तस्वीरें छुपा छुपा कर रखती हो, तन्हाई में जिनको निहारती हो। कोई आसमान था जो मेरे सर पर आन गिरा था। मैंने बहुत तड़प कर इसे देखा था जिसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। आयकीद, मेरे लब कांपे थे। मेरा नाम अपनी ज़बान पर भी न लाना इकरा, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आज तमाम भरम, एतमाद, भरोसा सब बिखर गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। सब कुछ तुमने अपने हाथ से ख़त्म कर दिया। वो शख्स अंगारे चबा रहा था। मैंने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा, मगर वो मुझे मौका ही कब दे रहा था। मेरे आंसू मेरे रुखसारों को गीला करते जा रहे थे। तुम्हें बहुत जल्द तलाक के कागजात मिल जाएंगे। ताबूत में आखिरी कील ठोकने का फरीज़ा सर अंजाम देकर वो बाहर की तरफ बढ़ा था और मैं तड़प कर इसकी राह में आ गई थी। आयकीद, आप गलत समझ रहे हैं। मेरी सुनिए तो आप, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मैं इसका बाजू जकड़ कर सिसकी थी और इसने बड़ी बेरहमी से मेरा हाथ झटक दिया था। अब कहने सुनने को कुछ नहीं रह गया। तुमसे उल्फत तो कभी रही नहीं, रहा साहब बरहम भी गया। फैसला हो गया है, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। इसने अपना फैसला मनोअन दोहराया था। इसी वक्त लाउंज में कदमों की चाप उभरी थी। आने वाले कोई और नहीं, मेरे पापा थे, जो मुझे रोता देखकर फितरी तौर पर परेशान हुए थे। इनकी आंखों में कई सवाल थे। वो लब पे आते कि आयकीद लकारी ने चंद कदम पीछे लिए थे और काउच के पास कारपेट पर पड़ी तस्वीर उठाकर पापा की तरफ बढ़ाई थी। पापा की आंखों में हैरत और सवाल थे। तभी आयकीद लकारी ने जहर उगला था। दिल ने ख्वाहिश की थी कि ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं, मगर कुछ ख्वाहिशें होती ही नामुकम्मल रह जाने के लिए हैं
وہ شخص جو میری عزت کا محافظ تھا وہ میرے پاک دامن پر کیچڑ اچھال رہا۔ لاؤنج رفتہ رفتہ بھرتا چلا گیا تھا۔ تمام گھر کے افراد وہاں چلے آئے تھے اور اتنے لوگوں کی موجودگی میں موت کا سناٹا تھا، جس میں عائقت لغاری کی آواز یوں بھرتی تھی کہ سناٹے کو چیر کر رکھ دیتی تھی۔ اقرا سے میں اس لیے نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں نے اقرا کو اس شخص کے ساتھ کئی بار دیکھا تھا، کبھی یونیورسٹی میں یہ دونوں ساتھ ہوتے تو کبھی کسی محفل میں، یہاں تک کہ میں نے ان دونوں کو ایک ساتھ ہوٹلنگ کرتے بھی دیکھا، مگر دیکھے کو اندیکھا کر دیا کہ خاندان کی عزت کا سوال تھا۔ میں ساکت نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ کون سی داستان سب کچھ سنا رہا تھا؟ جس شخص کا نام میرے نام کے ساتھ جوڑ رہا تھا، اس سے اکیلے میں تو میں بامشکل 2 سے 3 بار ہی ملی تھی۔ سلام دعا سے بڑھ کر کبھی بات نہیں ہوئی تھی جس شخص سے۔ اس شخص کے ساتھ مجھے عائقت نے ہوٹلنگ کرتے دیکھا تھا۔ میں اس بہتان کا مقصد سمجھنے کی کوشش میں تھی کہ وہ مزید گویا ہوا تھا۔ میں نے ماما سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں نے اقرا سے شادی نہیں کرنی، لیکن ماما نے مجھے اپنی قسم دی، دودھ نہ بخشنے کی دھمکی لگائی تو میں بے بس ہو گیا۔ میں نے ماما کے لیے نکاح کر لیا۔ میں آنکھوں دیکھے مکین نہیں نکل سکتا۔ میں ایسی عورت کو اپنی نکاح میں نہیں رکھ سکتا جو کسی اور کی محبت میں گرفتار ہے۔ میں عائقت لغاری اپنے پورے ہوش و حواس میں اپنی منقوہ اقرا جبار خان کو طلاق دیتا ہوں۔ کوئی پہاڑ میرے سر پر آن گرا تھا۔ میں نے دیکھا ماما اس کی طرف بڑھی تھی، گویا اسے روک لینا چاہتی تھی، مگر اسے رکنا ہی ہوتا تو ویسا کرتا ہی کیوں؟ وہ 3 لفظ سرے محفل میرے منہ پر مار کر جا چکا تھا۔ میرا ذہن تاریکی میں ڈوبنے لگا تھا۔ میں چکرا کر گری تھی تو محسوس ہوا تھا کہ کسی نے مجھے تھام لیا ہے، اور تھامنے والے ہاتھ میرے پاپا کے تھے۔ ڈوبتے ذہن و دل کے ساتھ میں پاپا کے مہربان لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ ماما میرے لیے رو رہی ہیں، مجھے پکار رہی ہیں، مگر میرا ذہن مکمل تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔ میرے لیے زندگی کا روشن سویرا ختم ہو گیا تھا۔ میری قسمت کا سورج میری محبت کے انجام کے ساتھ ہی ڈوب گیا تھا۔ سورج میری محبت کا ڈوبا تھا کچھ اس طرح، سورج میری محبت کا ڈوبا تھا کچھ اس طرح، مقدر تھا سو گیا، مر گئی تھی ہر آس بھی، مقدر تھا سو گیا، مر گئی تھی ہر آس بھی۔ میں اقرا جبار خان ہوں، 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن۔ میرے لیے زندگی پھولوں کا گلشن، اپنائیت، محبت اور رشتوں کا نگر۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کوئی بات منہ سے نکالی ہو اور وہ پوری نہ ہوئی ہو۔ میرے بھائی اور والدین ہی نہیں، چاچا چاچی بھی ہمیشہ مجھ پر مہربان رہے۔ میرے چچا کے 2 بیٹے، گھر میں 9 لڑکے اور میں واحد اکلوتی لڑکی جسے ہمیشہ پلکوں پر بٹھایا گیا، لاڈ اٹھائے گئے۔ میں 11 برس کی تھی جب مجھے گھر کی فضا کچھ مقدر سی محسوس ہوئی تھی۔ کبھی پاپا ماما سے الجھتے دکھائی دیتے تو کبھی چاچا چاچی سے، اور اس پریشانی کا عقدہ بھی جلد ہی کھل گیا۔ ہمارے گھر ایک آنٹی اپنے 15 سالہ بیٹے کے ساتھ رہنے چلی آئیں جن کا نام رخسار تھا۔ پاپا کے دور کی کزن کی بیوی تھی۔ شوہر وفات پا گئے تھے، گھر کرائے کا تھا، تعلیم محض میٹرک، والدین بھی وفات پا گئے تھے۔ ان کے اپنے بھائی بہن تھے نہیں اور شوہر کے بھائی بہنوں نے آنکھیں پھیر لی تھی۔ ان کی خوش قسمتی تھی کہ ایک دن وہ پاپا کو ہاسپٹل میں ٹکرا گئی۔ پاپا جنہوں نے بمشکل چند ایک بار ہی سرکاری ہسپتال کی شکل دیکھی ہوگی، اس شام اپنے آفس میں ملازم نعمان صاحب کو دیکھنے گئے تھے۔ وہیں رخسار لغاری سے ملاقات ہوئی تھی، اور جب انہیں صفدر لغاری کی وفات کا پتہ چلا تھا تو ان کا دل دکھ سے بھر گیا تھا، اور وہ ٹھہرے خدا ترس انسان وہ رخسار آنٹی اور ان کے بیٹے کو اپنے گھر لانا چاہ رہے تھے، مگر نہ ماما راضی تھی اور نہ ہی چاچا چاچی، مگر پاپا نے تینوں کو منا لیا تھا۔ یہ رخسار آنٹی اپنے بیٹے کے ساتھ ہمارے گھر رہنے لگی تھی۔ پاپا نے انہیں اپنی بہن بنایا تھا۔ دھیرے دھیرے رخسار آنٹی گھر کا حصہ بن گئی تھی، ماما اور چاچی کی بہترین سہیلی، مگر ان کا بیٹا عائقت لغاری کبھی ہم سب میں اتنا گھل مل نہیں پایا تھا۔ گھر میں 9 لڑکے تھے، عائقت کے آنے کے بعد 10 ہو گئے تھے۔ میں عائقت کو بھائی کہتی تھی، مگر اس نے باقی 9 بھائیوں کی طرح میرے لاڈ نہیں اٹھائے تھے۔ عائقت بہت کم گو تھا، اسے ہنستے بھی شاذ و نادر ہی دیکھا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزر گیا تھا، بچپن یاد بن کر رہ گیا تھا، اور لڑکپن کے کچھ لمحات بڑے خاص تھے۔ سب کی طرح عائقت بھی مجھے میری سالگرہ وش کرتا تھا اور گفٹ بھی دیتا تھا۔ اتنے لوگوں میں نہ جانے کیوں جو خوشی عائقت سے ملنے والے گفٹ سے حاصل ہوتی تھی، مسرت کبھی کسی دوسری شہر سے حاصل نہیں ہوتی تھی۔ میں عائقت کا گفٹ ہمیشہ بے حد سنبھال کر رکھتی تھی۔ میں نے گریجویشن کیا تھا۔ جن دنوں میرا رزلٹ آیا ان دنوں رخسار آنٹی کی طبیعت بے حد خراب تھی
और वो हॉस्पिटल में थी जब मामा ने मुझसे कहा, रुखसार तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती है। हम में से किसी को भी इस रिश्ते पर एतराज़ नहीं है। आय के हर लिहाज से हमें अपनी बेटी के लिए मुनासिब लग रहा है। बस तुम्हारी रजामंदी चाहिए। तुम्हारी मर्जी और खुशी के बिना कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। मामा ने फैसले का इख्तियार मुझे दिया था और मेरा तो दिल ही अपने इख्तियार में न था। मैंने मामा को अपनी मर्जी से आगाह कर दिया था। घर भर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। रुखसार आंटी की तबीयत के पेश नज़र धूम धड़का नहीं किया गया था और बहुत सादगी से मेरा निकाह आयकित लकारी से हो गया था। मैं इस निकाह से दिली तौर पर खुश और मुतमईन थी और आयकित की तरफ से पेशरफ्त की मुंतज़िर। मगर इन्होंने निकाह की शाम ना कोई मीठी सी सरगोशी की, न प्यार भरी कोई जसारत। बहुत खुशी का दिन भी मुझे उदास कर गया, मगर मैंने आयकित की गहरी खामोशी और उदास आंखों का सबब आंटी की तबीयत को ठहराकर खुद को तसल्ली दिलासा दे दिया और वक्त गुजरने लगा। हमारे निकाह के फ़कत 11 दिन बाद आंटी वफात पा गई। आयकित से मेरी ज़्यादा बातचीत न होती थी, सलाम दुआ थी बस, बेतकल्लुफ़ी बिल्कुल न थी। मैं इन्हें दिलासा देना चाहती थी मगर हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। और आंटी के सोयम की रात जब मैंने अपने कमरे की खिड़की से आयकित को लॉन में बैठा देखा, किसी गैर मरई ताकत की ज़ेर असर मैं इन तक चली आई थी। आहट पर इन्होंने चौंक कर सर उठाया था। इनकी आंखें भीगी हुई थी। आयकित, मैंने दिल की गहराइयों से इनके दर्द को महसूस करते हुए इन्हें पुकारा था और वो खुद को कंपोज करके जब मुझे देखने लगे थे तो मैं कंफ्यूज हो गई थी। मैं इन तक चली तो आई थी मगर समझ नहीं पा रही थी कि इनकी तकलीफ का मदावा कैसे और क्यों कर पाऊंगी। तभी वो कुर्सी धकेलकर उठ खड़े हुए थे। मैंने हिम्मत करके चंद लफ्ज़ ज़बान से अदा किए थे। इन्हें हौसला रखने की हिदायत और अपना ख्याल रखने की फ़िक्र पर मबनी चंद जुमले मैं बामुश्किल अदा कर पाई थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको मेरी तरफ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी नरम सी फिक्र के जवाब में जहर में डूबा निश्तर मेरी जज्बात की दुनिया को आग लगा गया था। मैं समझ नहीं पाई थी और वो वहाँ से निकलते चले गए थे। इस शब मुझे शिद्दत से एहसास हुआ था कि कुछ गलत थे। आयकित की आंखों में मौजूद गुस्सा और लाताल्लुकी ने मुझे बावर करवाया था कि वो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन क्यों, ये मैं समझने से कासिर थी। धीरे धीरे वक्त कुछ और सिर का था और 3 माह गुजर गए थे। बड़े भैया और मंझले भैया के लिए मामा ने लड़की पसंद कर ली थी और दोनों भाइयों की शादी में ही मामा मुझे भी रुखसत कर देना चाहती थी। और जब पापा मामा ने आयकित से बात की थी तो रुखसती के लिए राजी न हुए थे और कुछ वक्त मांगा था कि वो रुखसार आंटी की वफात के बाद हमारे घर में नहीं रहना चाहते थे, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि वो बहुत पहले से ही हमारे साथ नहीं रहना चाहते थे। इन्हें ऑफिस की तरफ से घर मिला था, वहाँ शिफ्ट हो जाना चाहते थे, लेकिन रुखसार आंटी राजी नहीं होती थी। और अब जब इन्होंने ये बात की थी तो पापा ने साफ इनकार कर दिया था। मगर पापा आयकित को कायल नहीं कर पाए थे कि वो कायल होना ही नहीं चाहते थे और इन्हें जिद पर अड़े देखकर मामा पापा खामोश हो गए थे और पापा ने कहा था कि वो रुखसती के लिए तैयार रहे। पापा का अंदाज इतना ठोस और मुदल्लिल था कि आयकित के पास इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। इस दिन घर में मेरी रुखसती की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। ये और बात थी कि मेरे साथ तो भाई मेरी शादी को लेकर ना सिर्फ एक्साइटेड थे, बहुत अच्छे से सारे इंतजामात भी कर रहे थे। यूँ लगता था जैसे सिर्फ मेरी शादी हो रही हो, जबकि दोनों भाइयों की भी शादी हो रही थी। मगर दोनों को बस ये फिक्र थी कि मुझे किसी चीज़ की कमी ना हो। बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ मेरे लिए लाई जा रही थी, ये जाने बगैर कि मेरी किस्मत में इन तमाम चीज़ों को बरतना लिखा भी है कि नहीं। 1 हफ्ते कबल आयकित अपने घर शिफ्ट हो गए थे और 1 माह बाद हमारी शादी थी। घर में मेहमान आने लगे थे। मेरी इकलौती फुप्पो और इनकी तीनों बेटियां 1 हफ्ते पहले ही आ गई थी, जो खूब रौनक लगा कर रखती थी। हुमैरा मेरी हम उम्र थी, जबकि दोनों छोटी मैट्रिक की तालिबा थीं। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं और हुमैरा लाउंज में बैठे थे। हुमैरा ने अब तक शादी की शॉपिंग नहीं की थी। तभी से याद आया था कि वो घर से एक मैगजीन लेकर आई है जिसमें से इसे एक ड्रेस पसंद आया था। हुमैरा ने मैगजीन लाकर मुझे दिया था और कहा था कि मैं देखकर बताऊं कि इसका पसंद का ड्रेस कैसा है, वो ले सकती है या नहीं। मैंने मैगजीन हाथ में लिया ही था कि हुमैरा को फूफो ने आवाज़ दी थी और वो मुझे मैगजीन देखते रहने का कहती,
लाउंज से निकलती चली गई थी। मैं मैगजीन की सफ़ात पलट रही थी जब आयकित ने मुझे पापा का पैगाम दिया था। मैं तकरीबन 11 दिन बाद आयकित को अपने सामने देखकर बदहवास हो गई थी। मैगजीन हाथ से छूटा था और मैगजीन में रखी तस्वीर आयकित की नज़र में आ गई थी और इसका दिमाग प्लानिंग करता चला गया था। वह तस्वीर मेरे और हुमैरा के यूनी फेलो असद शाह की थी। मैं जानती थी कि असद और हुमैरा एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं। असद हमारा नेबर भी था, इसलिए अक्सर वही नहीं इसकी सिस्टर्स भी हमारे घर आती थी। मैं आयकित को तमाम बात बताना चाहती थी, मगर आयकित ने कुछ सुना ही नहीं, सिर्फ इल्ज़ामात लगाए। पापा और भाई लोग तो बहुत गुस्से में आ गए थे। बड़े भैया ने तो आयकित के मुंह पर थप्पड़ दे मारा था कि इनकी हिम्मत कैसे हुई इनकी बहन के बेदाग दामन पर कीचड़ उछालने की, मगर थप्पड़ खाकर आयकित मज़ीद बदलिहाज हो गए थे। वो सब कुछ फरामोश कर गए। ये भी याद ना रहा कि वो अपने मोहसिन की बेटी पर कीचड़ उछाल रहे हैं और गुस्से से बेकाबू होकर इन्होंने मेरे माथे पर तलाक का टीका लगा दिया था। मुझे कहाँ उम्मीद थी इतनी संगदिली की। मैं तड़प उठी थी, मगर सदाए एहतजाज बुलंद न कर सकी। मुझे पूरे 11 दिन बाद होश आया था। मैं सबको बस खामोशी से देखती जाती। कहने को किसी के पास भी कुछ बचा ही न था। पुरसुकून जिंदगी में यकदम ही तूफान आ गया था। मेरी रुखसती तो खैर अब होनी ही न थी। मेरे भाइयों की शादी कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर दी गई थी। बेरहम वक्त बेरहमी से गुजर रहा था। मेरी हालत सबके लिए परेशानी का बाइस थी, मगर कोई भी कुछ भी मेरे लिए कर नहीं पा रहा था। ऐसे में चाचा चाची ने अपने सबसे बड़े बेटे आज़र का मेरे लिए प्रपोजल देकर हलचल सी मचा दी थी। घर में किसी को एतराज़ न था, खुद आज़र की यही मर्जी थी। मगर जब मुझे पता चला था, मैं कुछ नहीं बोली थी और मामा के बेहद इसरार करने पर भी मैंने इनकार कर दिया था। मगर चंद दिन बाद पापा ने मुझसे बात की थी और मैं पापा से बहुत चाहकर भी कुछ कह नहीं पाई थी। मैंने तो मामा से भी नहीं कहा था कि मुझे सिर्फ आयकित लकारी से मोहब्बत है, इसी संगदिल शख्स से जिसने अपनी मोहब्बत पाने के लिए मुझे जलील और रुस्वा कर दिया। ये बात अगले दिन ही हुमैरा ने सबके सामने खोल दी थी कि असद से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हुमैरा और असद एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और ये बात आयकित भी जानते थे, और ये जानते हुए भी इन्होंने ऐसा खेल खेला था सिर्फ इसलिए कि आयकित हुमैरा से मोहब्बत करते थे। हुमैरा से इज़हार मोहब्बत भी किया था और हुमैरा ने साफ कह दिया था कि वो अपनी क्लास फेलो असद से मोहब्बत करती है और आयकित किसी ऐसे मौके की तलाश में थी जिसमें वो हुमैरा को हासिल कर लेते, और इन्हें मौका मगर मिलकर नहीं दे रहा था। रुखसारा आंटी ने दूध न बख्शने की धमकी लगाकर आयकित को मुझसे निकाह करने पर मजबूर कर दिया था, मगर वो अपनी मोहब्बत को दिल से भुला नहीं पा रहे थे और ना ही मुझे कबूल कर पा रहे थे। और जब तस्वीर मैगजीन से गिरी तो इनके दिमाग ने एक साजिश तैयार कर ली। इन्हें लगा था कि सब इनकी बात का यकीन कर लेंगे, वो मुझे तलाक दे देंगे और मेरा निकाह असद से पढ़वा दिया जाएगा, हुमैरा इनकी हो जाएगी। मगर इनकी साजिश नाकाम हो गई, क्योंकि मेरे बाप और भाइयों ने मेरा साथ दिया। मुझ पर एतबार था तो एतबार दिखाया भी। जब आयकित ने जलील किया तो आगे बढ़कर मुझे थाम लिया। हुमैरा के इकरार के बाद तो जिससे कुछ बचा ही नहीं। आयकित का हर मोहरा उल्टा पड़ा और वो बिल्कुल ही तही दस्त रह गए। घर में मेरी शादी के हंगामे बरपा है, मगर मेरा दिल दिन ब दिन बहुत खामोश होता जा रहा है। आयकित को दिल से निकाल पाना मेरे इख्तियार में ही नहीं है। दिल में आने के तो 1000 रास्ते होते हैं, मगर दिल से जाने का एक भी रास्ता नहीं होता। आज मेरा आज़र से निकाह है। मेरा पोर उस शख्स के लिए सजाया जा रहा है जो मेरे जहन और दिल में कहीं भी नहीं है, मगर मैं खामोश हूँ क्योंकि मैं सदाए एहतजाज बुलंद नहीं कर सकती। आयकित महरम दिल होने के बावजूद नामहरम हो गए हैं। मेरे लिए अब इन्हें सोचना भी गुनाह है, मगर दिल का क्या करूं जो मुझे गुनाह पर आमादा कर रहा है। आज़र को सोचना चाहती हूँ, मगर आयकित का ख्याल मुझे कुछ और सोचने ही नहीं देता। जानती हूँ ये गलत है, इसलिए सुबह शाम मनाजात करती हूँ कि मेरे दिल से आयकित की मोहब्बत इसका ख्याल निकल जाए और आज़र की मोहब्बत इनका ख्याल बस जाए। मैं गहरी सोच में गुम अपने रब से मनाजात में मसरूफ़ थी कि दरवाज़ा खुला था। मैंने भीगी आंखों से सामने देखा तो मुलाजमा थी। इसने कार्डलेस मेरी जानिब बढ़ाया था और मैंने ना चाहते हुए भी कान से लगाकर हेलो कहा था, और एयरपीस से जो आवाज़ उभरी थी वो मुझे पत्थर ही तो कर गई थी। आयकित फ़ोन पर कुछ कह रहे थे, अपने रवैये की, अपने की मुझसे माफ़ी मांग रहे थे और मैं बेतहाशा रो रही थी। मैं इस शख्स को कैसे माफ़ कर सकती हूँ जिसने मुझे खुद से दूर करके मुझे तहीदस्त कर दिया है। मेरे दिल ने मुझे रोका था, लेकिन
میں نے آئیکت کو معافی دے کر رابطہ منقطع کر دیا تھا اور اپنے لیے دکھائی سنگدلی پر میں تڑپ تڑپ کر رو دی تھی کہ میرے پاس کچھ بھی تو نہیں بچا تھا۔ ایک آخری امید، ایک آخری ذریعہ یاد رکھنے کا، وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ آئیکت کو معافی نامہ دے کر رابطہ ختم ہو چکا تھا اور میں اپنے دل کو کند چھری سے ذبح کر کے ایک نئے مقتلگاہ کی طرف جا رہی تھی۔ آئیکت وہ شخص جس سے میں نے محبت کی، اس نے مگر مجھے محبت تو کیا عزت بھی نہ دی اور بے دردی سے اپنا نام، اپنا حوالہ مجھ سے چھین لیا۔ آذر وہ شخص جو مجھے بے پناہ چاہتا ہے، میری محبت میرے کام نہ آئی۔ اب زندگی نے نیا داؤ چلا ہے۔ آذر کی محبت مجھے راز آتی ہے کہ نہیں، یہ قسمت پہ چھوڑا کہ میرے اختیار میں آج بھی کچھ نہیں۔ اپنی قسمت سے حد درجے مایوس تھی، مگر اللہ کی رحمت تو مایوسی میں بھی ابر رحمت برسا دیتی ہے۔ یہ اسے بہت جلد معلوم ہو جانا تھا کہ آئیکت لغاری اگر کم ظرف اور سمدل ثابت ہوا تھا تو آذر خان اعلیٰ ظرف اور محبت کرنے والا شریک سفر ثابت ہونے والا تھا کہ اللہ انسان کو اس کی نیکی کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ اقرا کے من کی سچائی اس کی اچھائی رائے گا نہیں جانے والی تھی۔ میں نے آہٹ پر چونک کر سر اٹھایا تھا۔ سامنے آذر کھڑے تھے۔ میرے دل کو کچھ ہوا تھا، آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ آذر نے چند قدموں کی دوری طے کی تھی اور میرے آنسو پوروں پر چن لیے تھے۔ دل بیٹھ رہا تھا میرا، مگر طمانیت کی لہر سی اٹھی تھی اور میں آذر کو دیکھ کر مسکراتی تھی۔ ختم شد۔ ناظرین و سامعین، ناول ہجر یارہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اقرا کو آذر کی شکل میں ایک اچھا جیون ساتھی مل گیا۔ آئیکت تہی دست رہ گیا۔ ہجر اس کا نصیب بن گیا۔ بس ثابت ہوا، انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اپنی زندگی میں خوشیاں اور آسانیاں چاہتے ہیں تو خود غرضی سے فیصلے نہ لیں اور خود سے وابستہ رشتوں اور محبت کی قدر کریں۔ امید ہے آپ کو ناول ہجر یارہ پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔